क्या जेन जी सचमुच अपने संस्कारों से अलग होने लगी है? क्या जेन जी स्वतंत्र होने की बात करते-करते स्वच्छंद होने लगी है? क्योंकि स्वतंत्र होना और स्वच्छंद होना एक बड़ी छोटी-सी लकीर है बीच में, जिसे मिटते देर नहीं लगती। पता भी नहीं लगता कि स्वतंत्र होने और स्वच्छंद होने के बीच की लकीर कब मिटी और कैसे मिटी। तो क्या हमारी नई जनरेशन जेन जी स्वतंत्र होने के नाम पर स्वच्छंद होने लगी है? सवाल ये नहीं है कि जेन जी अच्छी है या बुरी। सवाल ये है कि जेन जी के बीच ही इतना अंतर क्यों? यह सीरीज उसी अंतर को समझने की कोशिश है कि कुछ युवा अपनी कोशिशों से दुनिया बदल रहे हैं और वहीं कुछ युवा अपने काम से अपनी ही दुनिया बर्बाद कर रहे हैं। हमारी ये कहानी भी एक ऐसी ही लड़की की है जिसका अपना परिवार था, उज्जवल भविष्य था, लेकिन उसके एक फैसले ने दो दो परिवार की दुनिया बदल कर रख दी। 5 अप्रैल 2026 सुबह के 9 बज रहे होंगे जब नोएडा के पुलिस स्टेशन में फोन की घंटी बजी। एक पुलिस वाले ने फोन उठाया और दूसरी तरफ से बताया गया कि नोएडा के एक सोसाइटी, राधा रानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के कमरे में कुछ बहुत ही तेज दुर्गंध आ रही है। और यह सुनकर पुलिस के कान खड़े हो गए। पुलिस की पूरी टीम राधा रानी सोसाइटी जा पहुंची, वहां के लोगों से बात की और उसके बाद दरवाजे पर पहुंची तो अंदर से सही में बहुत बहुत ही बुरी दुर्गंध आ रही थी। उन्होंने घंटी बजाई लेकिन दरवाजा नहीं खुला, दरवाजा अंदर से लॉक था। वो खिड़की के पास जाकर देखे, खिड़की से भी बहुत तेज बदबू आ रही थी। आखिर पुलिस ने फैसला किया कि दरवाजे को तोड़ना पड़ेगा और दरवाजे को तोड़ा गया। दरवाजा टूटने के बाद अंदर का दृश्य देखकर पुलिस वाले के होश उड़ गए। और पुलिस वाले ही क्या, जिन्होंने भी देखा उनकी हालत खराब हो गई। आखिर क्या था अंदर, क्या देखा था उन्होंने? नमस्कार, मैं हूं पारस जायसवाल और मैं लेकर आया हूं जेन जी और आज के यूथ की, आज के कम उम्र के बच्चों के अपराध की वो कहानियां जो आपके होश उड़ा देंगे। इस कहानी का टाइटल है क्राइम माइंड जेन जी फाइल्स 1। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद, जो दिल्ली के करीब है, वहां सुधाकर शर्मा अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। सुधाकर शर्मा के परिवार में उनकी पत्नी सुजाता, उनकी बेटी तराना और छोटी बेटी संजना थे। बस घर में दो बेटियां, माँ बाप, एक प्यारा सा परिवार, खुशहाल परिवार। बड़ी बेटी जो ग्रेजुएशन कर रही थी, तराना ने ग्रेजुएशन किया। सुधाकर शर्मा ने अपनी बेटी से बात की, उससे कहा कि वह उसकी शादी करना चाहते हैं। तराना को कोई एतराज तो नहीं है और तराना ने कहा कि नहीं पापा, मुझे पहले अपना करियर बनाना है, पहले मैं कहीं अच्छी कंपनी में जॉब कर लूं, फिर शादी के लिए सोचा जाएगा। माँ बाप ने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं, अगर पढ़ लिख कर बेटी ने फैसला किया है कि वो अपना करियर बनाएगी तो ऐतराज क्यों, बेटी को मौका देना चाहिए। और उन्होंने बेटी को कहा कि ठीक है, वो अपने पसंद का जॉब चुन सकती है। बेटी ने यहां वहां मेल करना, बात करना शुरू किया। फाइनली बेटी ने, तराना ने सुधाकर शर्मा को बताया कि पापा, एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में उसे जॉब मिल गई है, जॉब बहुत अच्छी है। माँ बाप सुनकर खुश हुए, लेकिन फिर तराना ने बताया कि पापा ये ऑफिस नोएडा में है और मुझे नोएडा में ही रहना पड़ेगा। माँ बाप थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए, लेकिन फिर तराना ने कहा कि वहां मैं और मेरी एक सहेली साथ में रहेंगे। माँ को सुन के ये तसल्ली हुई कि चलो बेटी वहां अकेली नहीं रहेगी। सुधाकर शर्मा और उनकी पत्नी दोनों नोएडा गए। उस कमरे में जरूरत के सारे सामान खरीद कर रख दिए। उन्होंने पूछा कि उसकी सहेली कहाँ है और तराना ने कहा कि वो शायद 2-4 दिन में आ जाएगी। मुझे तो कल से ही ड्यूटी ज्वाइन करनी है, उसे अगले हफ्ते से ज्वाइन करनी है। माँ बाप वहां से वापस लौट आए और उसके बाद चूंकि तराना ने कहा था कि शनिवार की शाम को वो गाजियाबाद आ जाया करेगी, साथ में रहेंगे और संडे की रात या मंडे को सुबह वो ड्यूटी जाकर ज्वाइन कर लिया करेगी। तो ये बात थी। माँ बाप खुश थे कि चलिए बेटी का कैरियर एक अच्छे रास्ते पर जा रहा है। तराना ने ड्यूटी ज्वाइन कर लिया और शनिवार को वो घर भी आई। खुशी थी घर में। दूसरे हफ्ते भी यही हुआ, लेकिन तीसरे हफ्ते अचानक ही तराना ने फोन किया कि माँ, मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं दोस्तों के साथ आउटिंग पर जा रही हूँ।
माँ ने कहा ठीक है कल शाम को आओ, वहां से लौटना तो आ जाना। लेकिन बेटी ने कहा कि नहीं मैं नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि हो सकता है हमको लौटने में ही रात हो जाए और उसके बाद सुबह ड्यूटी भी तो ज्वाइन करनी है। इस तरह उसने आने से मना कर दिया। तीसरे सप्ताह भी नहीं आई, चौथे सप्ताह भी नहीं आई। ये माँ को लगने लगा कि आखिर बात क्या है, कुछ तो बात है, आखिर ऐसा क्यों। बेटी को फोन करती तो बेटी हाँ ना में जवाब देती है, ऐसा लगता कि वो कुछ आनाकानी कर रही है। बीच में एक दो बार बेटी आई भी, लेकिन घर आने के बाद भी ऐसा लगता था कि तराना कहीं और खोई हुई है। माँ बाप सामने बैठे हैं लेकिन वो मोबाइल में खोई है, वो अपने कमरे में है तो बस मोबाइल में लगी पड़ी है। और माँ को बार बार ये बात खटकती थी, कुछ तो ऐसा है जो हम देख नहीं पा रहे हैं। 5-6 महीने का वक्त गुजर गया। सुजाता ने अपने पति सुधाकर शर्मा से कहा कि आप जाइए और एक बार खुद देख कर आइए कि ये कैसे रहती है, क्या हाल है। सुधाकर शर्मा ने भी फैसला किया कि ठीक है मैं नोएडा जाता हूं, जाके देख के आऊंगा। वो संडे का दिन था जब सुधाकर शर्मा नोएडा पहुंचे। सुधाकर शर्मा दरवाजे पर पहुंचे, उन्होंने डोरबेल बजाई। उन्हें उम्मीद थी कि अभी बेटी दरवाजा खोलेगी और देखते ही कहेगी पापा आप बिना बताए आ गए। वो खुशी से उछल पड़ेगी, लेकिन होना कुछ और था। जिसने दरवाजा खोला वो एक युवक था, और सबसे अजीब बात वो एक टॉवेल में था। उसने पूछा कि क्या बात है, किससे मिलना है। और इन्होंने कहा कि तराना घर पर है। उस युवक ने कहा ठीक है आप रुकिए मैं भेजता हूं। वो अंदर की तरफ बढ़ा। सुधाकर शर्मा कहीं ना कहीं थोड़े से परेशान हो चुके थे ये देखकर कि तराना के घर में ये लड़का क्या कर रहा है। और वो वैसे ही अंदर की तरफ बढ़े। अंदर बेडरूम में उनकी नजर पड़ी और देखकर वो शॉक्ड रह गए, सदमे में पड़े रह गए, क्योंकि उस युवक के साथ उनकी बेटी भी बेड पर सिर्फ चादर में थी, चादर ओढ़े हुए थी। बुरी तरह सदमे में पड़े वो पलटे और आंखों में आंसू लिए वापस लौटे। सीढ़ियां उतरते हुए उन्होंने सुजाता को फोन किया कि तुम तुरंत नोएडा आ जाओ। सुजाता समझ गई कहीं कुछ तो बात है। उसने भी तुरंत कैब किया और नोएडा पहुंची। दोनों पति पत्नी ने बात किया कि हमें आज ही तराना से बात करनी पड़ेगी। दोनों वापस तराना के घर में पहुंचे। नवीन नाम था उस युवक का जो तराना के साथ था। उसने उन दोनों को देखा और खुद बाहर निकल गया। नवीन तो चला गया, लेकिन माँ बाप ने, सुधाकर शर्मा और सुजाता ने तराना से बात करना शुरू किया कि बेटा ये सब क्या है, क्या यही करने यहां आई थी तुम? गाजियाबाद में भी तुम्हें अच्छी खासी नौकरी मिल रही थी, ऑफर लेटर मिला था, लेकिन तुमने मना कर दिया कि वो कंपनी अच्छी है। गाजियाबाद से नोएडा आकर रहने के पीछे क्या इस तरह की जिंदगी जीना चाहती थी तुम? हम लोग तुम्हारी शादी करना चाहते थे, तुमने मना कर दिया। और इस बात पर तराना भड़क उठती है कि आप लोग मुझे बांधना क्यों चाहते हैं, क्यों मेरे पैरों में जंजीर पहनाना चाहते हैं। ये मेरी लाइफ है, मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ, मुझे अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने दीजिए। अब मां पूछती है कि ये लड़का कौन था। कहती है ये इसका नाम नवीन है, मैं इसके साथ लिव इन में रहती हूँ। बाप शॉक रह गया और बोला कि नहीं ये ठीक नहीं है बेटा, ये अच्छा नहीं है, ये गलत रास्ता है। कहती है क्यों गलत रास्ता है? लिव इन में रहने की इजाजत हमें सरकार देती है, हमें कानून देता है, तो फिर आप हैं कौन रोकने वाले? आप क्यों रोकेंगे? हमें लिव इन में रहना है और मैं इसी तरह खुश हूं। मुझे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने दीजिए, मुझे बांधने की कोशिश मत कीजिए। बाप खड़ा हुआ, मां का हाथ पकड़कर खड़ा करवाया और बोला कि फिर आज से हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं होगा। कहती है ठीक है ना, मुझे भी नहीं चाहिए ऐसे रिश्ते जो मेरे लिए बोझ बन जाए। और आखिर सुधाकर शर्मा उनकी पत्नी वहां से निकले और वहां से वापस चले आए। अब तराना को और भी फ्रीडम मिल गया। पहले मां बाप को पता लगने का एक थोड़ा सा डर था, वो डर भी उसके दिल से निकल गया। अब वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने लगी। नवीन उसके साथ शुरुआत से ही रह रहा था। पहले से ही तराना ने यह प्लान प्लान कर रखा था। तराना जानबूझकर नोएडा आई थी ताकि वो नवीन के साथ लिव इन में रह सके। दिन में ऑफिस, शाम होते ही घर पे
डांस, म्यूजिक, पार्टी, ड्रिंक, दारू, सब कुछ। और उसके बाद, रात होने के बाद, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नवीन और तराना पति पत्नी की तरह रह रहे थे। चैन जी जो अपनी जिद में जिस रास्ते पर चलना चाहे चल रहे हैं, लेकिन इसका अंजाम वो भूल जाते हैं। नवीन और तराना एक साथ रह रहे थे। कुछ महीने गुजरते हैं और अचानक 3-4 महीने गुजरने के बाद एक दिन तराना नवीन से कहती है कि नवीन, मुझे शक है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 महीने से मुझे लग रहा है कि आई एम प्रेग्नेंट। और नवीन इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है, कहता है ठीक है, चलो चेक कराते हैं। दोनों एक साथ ही एक मैटरनिटी होम पहुंचते हैं, जहां तराना का चेकअप होता है। और जो रिपोर्ट आई, उस तराना प्रेग्नेंट थी। अब नवीन ने कहा कि तराना, तुम्हें इस बच्चे को अबॉर्ट कराना होगा। दोनों जाकर डॉक्टर से मिले, लेकिन डॉक्टर ने जब तराना की हालत देखी कि तराना वैसे ही दुबली पतली और उसकी ऐसी हालत नहीं थी कि 3.5 महीने के बच्चे को अबॉर्ट किया जाए, तो डॉक्टर ने कहा कि ये रिस्क फैक्टर है, रिस्क हो सकता है, इसीलिए मैं तो यही कहूंगा कि आप अबॉर्ट न करवाइए। अब ये बात तराना के दिल में बैठ गई। दोनों घर आए और नवीन ने कहा कि इसमें रिस्क की क्या बात है, अगर डॉक्टर तो सबको कहते हैं एबॉर्शन नहीं होता क्या, तुम एबॉर्शन करवा लो। लेकिन तराना मानने को तैयार नहीं। और इसी बात को लेकर दोनों के बीच अनबन शुरू हुई। तराना अपने ऑफिस जाती, लेकिन अपसेट रहती। ऑफिस में काम भी वो ठीक से नहीं कर पा रही थी, और शायद उसके बॉस को इस बात का पता लग गया था कि तराना प्रेग्नेंट है। उसके काम में कमियां निकाली गई और फाइनली हफ्ता बीतते बीतते तराना के सामने उसके बॉस ने उसका इस्तीफा रख दिया कि ये रेजिग्नेशन है, इस पर साइन करो। अगर हमने तुम्हें निकाला तो कहीं और आसानी से जॉब नहीं कर पाओगी, बेहतर है कि तुम खुद साइन कर दो। तुम कह तो पाओगी कि तुमने इस्तीफा दिया था। और तराना भी डिप्रेशन में और जिद में साइन कर देती है। तराना को नहीं पता कि उसने कितनी बड़ी गलती की। अब यहां पर भी हम कानून की बात करते हैं। कानून ये है, देश की कंपनी हो या विदेश की बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी, वो कंपनी जिसमें 50 लोग काम करते हो, उस कंपनी में अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो किसी भी हालत में उसे कंपनी से नहीं निकाला जा सकता। और कंपनी उसे 6 महीने की मैटरनिटी लीव उसे देनी ही पड़ेगी, डिलीवरी से 2 महीने पहले और डिलीवरी के 4 महीने बाद। ये नियम है, ये कानून है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर कंपनी उस महिला को निकाल देती है तो महिला बाकायदा कानून के पास जा सकती है और कानून के जरिए भी बहुत बड़ा फाइन ले सकती है। यह मामला इतना गंभीर हो जाता है कि अगर उस कंपनी का एचआर महिला की बात नहीं मानता तो उसे 1 साल तक की जेल हो सकती है। लेकिन तराना को इस बारे में कोई पता नहीं था और उसने जिद में आकर डिप्रेशन में इस्तीफे पर साइन कर दिया। इस्तीफा पर साइन करने का मतलब कि लड़की ने खुद अपने मर्जी से इस्तीफा दिया है और अब इस पर ना कोई केस हो सकता है, ना कोई कार्रवाई हो सकती है, ना ही उसे सैलरी मिल सकती है आगे, और ना ही मैटरनिटी लीव की कोई गुंजाइश रह जाती है। तो इस तरह तराना ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद ही मार लिया। अब उसके बाद उसकी नौकरी छूट चुकी थी। नवीन के साथ झगड़ा हुआ, नवीन और वो रिश्ता तोड़ के चला जाता है, क्योंकि दोनों लिव इन में रह रहे थे। अब यहां पर लिव इन के कानून की बात करें तो लिव इन में रहने वाले दोनों अगर जॉब कर रहे हैं और एक साथ अपनी मर्जी से रह रहे हैं तो रह सकते हैं। एक साथ दोनों अपनी मर्जी से अलग होना चाहें तो हो सकते हैं, इसमें कानून कोई दखल नहीं देगा। लेकिन अगर लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो कानून पूरी तरह उस लड़की के साथ है कि अगर लड़की एबॉर्शन ना कराना चाहे तो उस पर कोई दबाव नहीं डाल सकता, कोई उसे एबॉर्शन के लिए मजबूर नहीं कर सकता। दूसरी बात कि वह बच्चा अगर पैदा होगा तो उस बच्चे की वजह से उस लड़की को पत्नी के सारे अधिकार उस लड़के को देने होंगे। वो लड़का ही उस बच्चे का बायोलॉजिकल फादर कहलाएगा और उसे सारे अधिकार मिलेंगे जो एक बेटे को मिलते हैं। इसमें कोई कुछ बदलाव नहीं कर सकता।
अब नवीन उससे अलग रहने लगता है, लेकिन उसके दोस्त उसे समझाते हैं अगर तराना और नवीन के ऊपर केस कर दे तो नवीन कुछ नहीं कर पाएगा। अब नवीन अंदर से परेशान होने लगा था कि क्या मुझे पूरी तरह जाल में फंसाने के लिए तराना ने ये सब किया, कि पहले प्रेग्नेंट हो गई और 3.5 महीने तक बताया नहीं, उसके बाद उसने जॉब छोड़ दिया। अब नवीन अंदर से इतना बेचैन हो गया कि उसने मन ही मन फैसला कर लिया। वो एक ऐसा कदम उठाने वाला था जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था, और दूसरी तरफ तराना के अपने दोस्त भी थे जो उसे समझा रहे थे कि नवीन ने तुम्हारे साथ जो किया है ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ? तुम दोनों एक दूसरे को चाहते थे, एक दूसरे को पसंद करते थे, तो लिव इन में रह रहे थे, और अगर बच्चा आ गया तो इसे एक्सेप्ट करना जरूरी था। नवीन तुम्हें अकेले इस तरह से छोड़कर भाग जाएगा, ये तो किसी ने सोचा नहीं था। अब तराना के अंदर भी एक गुस्सा पनप रहा है। दूसरी तरफ नवीन पूरा प्लान कर चुका है कि उसे आगे करना क्या है। नवीन अपने दोस्तों को बताता है कि 1 हफ्ते के लिए लखनऊ जा रहा है। वह लखनऊ के लिए ट्रेन पकड़ता है। फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में उसका अपना केबिन, वह केबिन के अंदर जाता है। अपने प्लान के अनुसार उसने कोई बैग वगैरह कुछ भी नहीं लिया हुआ है। वह टीटी से मिलकर बता देता है कि मैं अपने केबिन में हूं, और उसके बाद अपने केबिन में चला जाता है। वहां वो अपना मोबाइल ऑफ कर लेता है और अगले स्टेशन पर उतर जाता है। उतरने के बाद सीधे कैब करता है नोएडा के लिए। कैब करके वो नोएडा पहुंचता है। रास्ते में एक होटल से बिरयानी पैक करवाता है। नवीन इस बात का भी ख्याल रखता है कि उसे कोई देखे नहीं। उस कैब ड्राइवर को भी वो कैश पैसे देता है और तराना के घर पहुंचता है, उसी घर जहां दोनों लिव इन में रहे। दरवाजा खटखटाता है। तराना दरवाजा खोलती है, देखकर हैरान होती है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इसीलिए आया हूं। जो भी समस्या है उसे मिलकर बैठकर ही सुलझाया जा सकता है। तराना कहती है ठीक है बैठो। कहता है पहले खाना खा लेते हैं। मैंने भी खाना नहीं खाया। वो बिरयानी सामने रख देता है। तराना 2 प्लेट लाती है और दोनों के लिए बिरयानी निकालती है। फिर जाकर अंदर से केक लेकर आती है, स्ट्रॉबेरी केक जो उसने बनाया हुआ है, जो नवीन का फेवरेट है। वह केक वहीं सामने रखती है और दोनों बिरयानी खाते हैं। लेकिन रायता नवीन नहीं खाता, तो पूरा रायता अकेले तराना ही खाती है, और रायता खाते खाते ही उसकी तबीयत बिगड़नी शुरू होती है। उसे नहीं पता कि असल में उस रायता में ही नवीन ने जहर मिला रखा है। नवीन उसकी हालत देखकर मुस्कुरा रहा है और वो तड़पते हुए मर रही है। कहती है तुमने ये क्या किया मेरे साथ। नवीन कहता है कि तुमने मुझे मजबूर किया है ऐसा करने के लिए। उसके सामने ही तड़प के तराना मर जाती है। 1 हफ्ते बाद जब राधा रानी सोसाइटी के लोग पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस आती है और दरवाजा खोलती है, तो यहां भी एक नई बात नजर आती है। कमरे में सिर्फ तराना की नहीं बल्कि नवीन की भी लाश पड़ी हुई है, और दोनों की लाश खराब हो चुकी है। पुलिस देखकर हैरान रह जाती है। पुलिस के सामने ये सवाल कि क्या दोनों ने खुदकुशी की है, क्या दोनों ने एक दूसरे को मारा, आखिर हुआ क्या है। और पुलिस की छानबीन चलती है, और छानबीन में ये सच्चाई खुलकर सामने आ जाती है कि जिस तरह नवीन ने प्लान किया था कि वो ट्रेन से लखनऊ जाने के लिए निकलेगा, रास्ते में उतर के नोएडा आएगा और तराना को जहरीला बिरयानी खिलाने के बाद मारकर यहां से चुपचाप निकल जाएगा। दूसरी तरफ तराना भी प्लान करके रखी थी। उसने गुस्से में स्ट्रॉबेरी केक बनाया हुआ था, फिर उसमें जहर मिलाया हुआ था। तराना के मरने के बाद नवीन ने स्ट्रॉबेरी केक देखा, उठाया और केक खाने लगा, और केक खाने से उसकी मौत हुई थी। इस तरह आजादी की तलाश में निकले हुए दो युवा, एक युवक और एक युवती, एक दूसरे को मारकर ही मर गए। ये है आज का सच। ये है लिविन का सच। इन दोनों को देख के क्या सवाल नहीं उठता कि कहां जा रहे हैं हमारे संस्कार, कहां जा रही है हमारी संस्कृति। क्या एक मां बाप के परवरिश की कमियां थी, या
आजाद होने की ख्वाहिश, आखिर क्या था इसके पीछे? ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देकर जाती है। तो ऐसी ही एक कहानी के साथ अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, जहां आज के यूथ और आज के नाबालिग बच्चों की कहानी को हम सामने रखेंगे और पड़ताल करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।